नमस्कार। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना पिछले कुछ समय से एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। हाँ बिल्कुल। और इसकी वजह है ब्रॉडकॉम का VMware को खरीदना। 69 बिलियन डॉलर्स में। बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और ये सिर्फ एक और मर्जर या एक्विजिशन नहीं लगता, इसने तो जैसे वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया ही हिला दी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसका सीधा असर उन हजारों शायद लाखों कंपनियों पर पड़ रहा है जो सालों से VMware पर निर्भर थी। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का फोकस यही है। ब्रॉडकॉम VMware डील के पीछे की कहानी क्या है, इसके नतीजे क्या निकल रहे हैं और भविष्य कैसा दिख सकता है। हाँ, और इसके लिए हम कई स्रोतों को देख रहे हैं। ज़मांडा की माइग्रेशन गाइडलाइंस हैं, ब्रॉडकॉम की अपनी घोषणाएं हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के विश्लेषण हैं। और रेडिट जैसी जगहों पर जो डेवलपर्स और एडमिन्स आपस में बात कर रहे हैं, वो भी काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि भाई ब्रॉडकॉम ने इतना बड़ा दांव खेला क्यों, उनकी असली रणनीति क्या है, अधिग्रहण के बाद जमीन पर क्या बदला है, मतलब लाइसेंस, प्रोडक्ट्स, कीमतें, इन सब में क्या हेरफेर हुआ है, और ग्राहकों पर यानी VMware इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर क्या बीत रही है। और सबसे बड़ा सवाल, VMware का भविष्य अब किधर जाएगा। तो जो भी इस तकनीकी उथल-पुथल के मायने समझना चाहते हैं, उम्मीद है ये चर्चा उनके लिए काफी जानकारी भरी होगी। तो फिर शुरू करते हैं, इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है, आखिर ब्रॉडकॉम ने 69 बिलियन डॉलर जैसी भारी भरकम रकम VMware के लिए क्यों दी। उनकी तरफ से तो बातें हो रही हैं कि जी हम मॉडर्न प्राइवेट क्लाउड बनाएंगे, VCF 9.0 ला रहे हैं, इनोवेशन तेज करेंगे, क्लाउड का खर्चा कंट्रोल करवाएंगे, डेटा सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी पक्की करेंगे। हाँ, ये सब तो ऑफिशियल लाइन है। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर्दे के पीछे असली कारोबारी रणनीति क्या लगती है, इतना पैसा क्यों भाई। ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब ब्रॉडकॉम के अपने बिजनेस मॉडल में छिपा है। इसे समझने के लिए ना 3 टर्म्स पर ध्यान देना होगा, TAM, SAM और SOM। अच्छा, TAM, SAM, SOM, थोड़ा समझाइए इन्हें। हाँ, देखिए, TAM है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी कुल संबोधित बाजार। अब सर्वर वर्चुअलाइजेशन का बाजार बहुत बड़ा है। कितना बड़ा होगा अंदाजन? अनुमान है कि 2032 तक ये कोई 13 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। एक जमाना था जब VMware का इस पर लगभग 95% कब्जा था। सोचिए। बाप रे, 95%। हाँ, लेकिन फिर पब्लिक क्लाउड आया, AWS, Azure, कंटेनर टेक्नोलॉजी आई, डॉकर, कुबरनेटीज, तो ये हिस्सा कम हुआ। अब आता है SAM, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, यानी वो बाजार जिसे कंपनी टारगेट कर सकती है। ब्रॉडकॉम ने आते ही क्या किया, VMware का एंड यूजर कंप्यूटिंग EUC बिजनेस बेच दिया। हाँ, जिसमें वो वर्कस्पेस ONE और होराइजन जैसे प्रोडक्ट्स थे। बिल्कुल, तो वो हिस्सा हटा दिया। अब उनका फोकस सिकुड़कर सिर्फ सर्वर वर्चुअलाइजेशन पर आ गया। ये है उनका SAM। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब SOM। हाँ, SOM, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, यानी वो हिस्सा जिसे वो असल में हासिल करना चाहते हैं। और यही उनकी रणनीति बिल्कुल साफ दिखती है। कैसे? ब्रॉडकॉम का निशाना VMware के लाखों ग्राहकों पर नहीं है। नहीं। उनका फोकस है सिर्फ टॉप के लगभग 600 बड़े ग्राहक। क्या कह रही हैं? सिर्फ 600 लाखों में से? हाँ, सिर्फ 600। ये वो कंपनियां हैं जो ज्यादातर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में है। हाँ। बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, जहाँ नियम कायदे बहुत सख्त होते हैं। अच्छा, जो पब्लिक क्लाउड पर जाने से हिचकती हैं। बिल्कुल, जिनके IT डिपार्टमेंट बड़े और जटिल हैं, जिनका बजट भी ज्यादा है। ब्रॉडकॉम का लक्ष्य है अपने सालाना रेवेन्यू का, ARR का लगभग 70% इन्हीं 600 ग्राहकों से कमाना। अरे वाह, मतलब बाकी के लाखों छोटे ग्राहकों को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये तो बड़ी अजीब सी, मतलब ये तो ब्रॉडकॉम का वही पुराना तरीका लग रहा है। हाँ, जो उन्होंने पहले CA टेक्नोलॉजीज और सिमेंटिक के साथ किया था। हाँ, वही। ये उनकी जानी पहचानी प्लेबुक है। इसमें कुछ खास कदम होते हैं। जैसे? पहला, सेल्स और मार्केटिंग के खर्च में भारी कटौती। VMware अपने रेवेन्यू का करीब 34% इस पर खर्च करता था। बाप रे, 1/3? हाँ, ब्रॉडकॉम इसे घटाकर अपने सामान्य 7% के लेवल पर लाना चाहता है। भारी कटौती है ये तो। दूसरा, R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट को सीमित करना। अब R&D सिर्फ उन चीजों पर फोकस होगा जो उनके टॉप 600 ग्राहकों के काम की हैं। तो मतलब छोटे ग्राहकों की जरूरतें या नए एरिया में इनोवेशन, उस पर शायद ज्यादा ध्यान न दिया जाए। तीसरा, जाहिर है मुनाफा बढ़ाना। कितना?
उनका लक्ष्य है 3 साल में VMware का EBIT यानी टैक्स वगैरह से पहले की कमाई $4.7 बिलियन से बढ़ाकर $8.5 बिलियन करना, लगभग दोगुना। क्या बात है। और वे इस रास्ते पर चल भी पड़े हैं। लागत में कटौती शुरू हो चुकी है। उनका तिमाही लागत लक्ष्य $1.4 बिलियन था, जिसे वो घटाकर $1.2 बिलियन की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन R&D और सेल्स में इतनी भारी कटौती, क्या ये लंबे समय में इनोवेशन को खत्म नहीं कर देगा? ये बस शॉर्ट टर्म मुनाफे का खेल नहीं लगता? और ये बात तो वाकई चौंकाने वाली है कि ब्रॉडकॉम ने लगभग खुले तौर पे कह दिया कि वे बाकी के लाखों छोटे ग्राहकों को धीरे धीरे पीछे छूटने देंगे। कुछ एनालिस्ट ने तो इसे ग्राहकों के साथ एक तरह का तलाक तक कह डाला। देखिए, नजरिया कठोर जरूर है, पर उनकी रणनीति के हिसाब से शायद तर्कसंगत है। वो अपने रिसोर्स वहीं लगा रहे हैं जहां से उन्हें सबसे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है। लंबे समय में इनोवेशन पर असर हाँ जरूर पड़ सकता है, खासकर उन एरियाज में जो उनके टॉप ग्राहकों की प्राथमिकता नहीं है। ये एक बड़ा जोखिम है जिस पर बाजार की नजर रहेगी। तो ये तो हुई ब्रॉडकॉम की पर्दे के पीछे की कहानी। लेकिन सामने जो लोग VMware इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके रोजमर्रा के काम में असल में क्या बदला है? क्योंकि बदलाव तो बहुत बड़े और सीधा असर डालने वाले लगते हैं। हाँ, बदलाव वाकई बहुत बड़े हैं और कई मोर्चों पर हुए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। हाँ, उसमें क्या हुआ? पहले VMware के पास सैकड़ों प्रोडक्ट्स और SKUs थे, मतलब लाइसेंसिंग समझना ही एक काम था। हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग था। अब इसे बहुत सरल कर दिया है। मुख्य रूप से 2 बड़ी पेशकशें हैं। एक है VMware क्लाउड फाउंडेशन यानी VCF, ये उनका फ्लैगशिप फुल स्टैक प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशन है। और दूसरा है VMware vSphere फाउंडेशन यानी VVF, ये थोड़ा ज्यादा बुनियादी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है। तो बाकी प्रोडक्ट्स का क्या हुआ? 56 से ज्यादा स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स बंद कर दिए गए हैं। 56? कौन-कौन से बड़े नाम हैं इसमें NSX जैसे पॉपुलर नाम भी शामिल हैं, जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के लिए था। HCX भी, जो हाइब्रिड क्लाउड माइग्रेशन में मदद करता था। vSphere प्लस जैसा क्लाउड कनेक्टेड सब्सक्रिप्शन भी बंद हो गया। लेकिन मैंने सुना है कि ग्राहकों के दबाव के बाद उन्होंने कुछ पुराने विकल्प वापस लाए, जैसे vSphere एंटरप्राइज प्लस। हाँ, ये सही है। शुरुआती प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी, तो ब्रॉडकॉम ने थोड़ी नरमी दिखाई। vSphere एंटरप्राइज प्लस और vSphere स्टैंडर्ड जैसे स्टैंड अलोन लाइसेंसिंग ऑप्शंस वापस आ गए हैं। अच्छा, ये तो कुछ राहत की बात हुई। और डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी कुछ है? फ्यूजन और वर्कस्टेशन का क्या हुआ? हाँ, एक अच्छी खबर ये रही कि फ्यूजन मैक के लिए और वर्कस्टेशन विंडोज लिनक्स के लिए जैसे डेस्कटॉप हाइपरवाइजर को पर्सनल इस्तेमाल के लिए मुफ्त कर दिया गया है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। जहां तक VCF का सवाल है, नए VCF 9.0 को वो एक मॉडर्न प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरह पेश कर रहे हैं। दावा है कि ये एक ही जगह VMs, कंटेनर्स, कुबरनेटीज, VKS के जरिए और AML वर्कलोड्स चला सकता है। ठीक है, अब आते हैं लाइसेंसिंग मॉडल पर। ये तो शायद सबसे बड़ा बदलाव है। हाँ, ये शायद सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद बदलाव है। पहले जो परपेचुअल लाइसेंस मिलते थे ना, हाँ, जिन्हें एक बार खरीद लो और हमेशा के लिए आपके हो गए। बिल्कुल, वो मॉडल पूरी तरह खत्म। हाँ, और उसके साथ जो सालाना सपोर्ट और सब्सक्रिप्शन SNS लेना पड़ता था, वो भी खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल है। मतलब अब हर साल या हर कुछ साल में रेंट देना होगा। बिल्कुल, आपको लाइसेंस एक तरह से किराए पर लेना होगा। और लाइसेंस गिनने का तरीका भी बदल गया है ना, अब सॉकेट नहीं कोर गिनते हैं। एकदम सही। पहले लाइसेंस प्रति CPU सॉकेट होता था, कितने सॉकेट हैं आपके सर्वर में। अब ये प्रति प्रोसेसर कोर है। अच्छा। और इसमें भी एक पेंच है, हर CPU के लिए कम से कम 16 कोर का लाइसेंस लेना ही होगा, भले ही प्रोसेसर में कम कोर हों, जैसे 8 या 12। हाँ, तब भी 16 का ही पैसा देना होगा। इससे कई ग्राहकों के लिए लाइसेंसिंग की लागत काफी बढ़ गई है।
और यहीं से हम आते हैं सबसे विस्फोटक मुद्दे पर, कीमतें। चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि लागत आसमान छू रही है। ये सच है? हाँ, ये सबसे ज्यादा चिंता की बात रही है ग्राहकों के लिए। रिपोर्ट्स में 2 गुना से लेकर 12 गुना तक की बढ़ोतरी का जिक्र है। 12 गुना? हाँ, और कुछ मामलों में तो 800% से लेकर 1500% तक की वृद्धि की बातें सामने आई हैं। 1500%? ये कैसे मुमकिन है? एक ट्विटर यूजर ने दावा किया कि उनका $8 मिलियन का सालाना बिल बढ़कर $100 मिलियन हो गया। सोचिए जरा। $100 मिलियन? बाप रे। एक बच्चों के चैरिटी अस्पताल को 6 से 8 गुना ज्यादा बिल भेजा गया और कथित तौर पर उनसे कहा गया VMware सबके लिए नहीं है। ये तो बहुत कठोर बात है। हाँ, AT&T जैसी बड़ी कंपनी ने तो ब्रॉडकॉम पर 1050% वृद्धि का आरोप लगाते हुए मुकदमा भी कर दिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ उसका? बाद में शायद कोई समझौता हो गया उनके बीच। खबरें तो यही थीं। और जो एकेडमिक और नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए डिस्काउंट प्रोग्राम थे, हाँ, उनका क्या हुआ? उन्हें भी शुरुआत में सस्पेंड कर दिया गया था। इससे काफी नाराजगी फैली। बाद में कुछ रियायतें दी गई, पर शुरुआती झटका बड़ा था। क्या कोई वाकई इतना भुगतान कर रहा है 100 मिलियन जैसा, या ये सिर्फ शुरुआती बातचीत का हिस्सा था, नेगोशिएशन टैक्टिक्स? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि असल में कितना भुगतान हो रहा है। शायद कुछ नेगोशिएशन टैक्टिक्स भी हों, लेकिन दिशा साफ है कि लागत बढ़ रही है, काफी बढ़ रही है। और पार्टनर इकोसिस्टम का क्या हुआ? VMware के तो हजारों पार्टनर्स थे। हाँ, वो भी एक बड़ा बदलाव है। पुराने VMware पार्टनर प्रोग्राम को बंद करके ब्रॉडकॉम एडवांटेज पार्टनर प्रोग्राम शुरू किया गया है। नया प्रोग्राम, इसमें क्या अलग है? इसमें शर्तें ज्यादा सख्त हैं। कई छोटे पार्टनर्स के लिए इसमें टिके रहना मुश्किल हो गया है। इससे उन रीसेलर्स और चैनल पार्टनर्स में काफी अनिश्चितता फैली है जो सालों से VMware के साथ काम कर रहे थे। अब आते हैं सपोर्ट पर। अधिग्रहण के बाद ब्रॉडकॉम ने VMware में छटनी भी की है, सुना है? हाँ, की है, और इससे ग्राहकों में सपोर्ट की क्वालिटी को लेकर चिंता बढ़ी है। AT&T के मुकदमे में भी सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक तरफा बदलाव का जिक्र था। नतीजा ये है कि कुछ ग्राहक अब तीसरे पक्ष से, मतलब थर्ड पार्टी वेंडर्स से VMware सपोर्ट लेने के विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, VMUG यानी VMware यूजर ग्रुप के कुछ अधिकारियों ने ब्रॉडकॉम के साथ अपनी बातचीत को सकारात्मक बताया है। तो शायद बड़े ग्राहकों के लिए सपोर्ट का अनुभव अलग हो या चीजें सुधर रही हो, कहना मुश्किल है अभी। और एक और बदलाव था पोर्टल माइग्रेशन का। हाँ, वो भी एक मुद्दा रहा। सारा ग्राहक डेटा और लाइसेंस मैनेजमेंट पुराने VMware पोर्टल से नए ब्रॉडकॉम पोर्टल पर 5 मई 2024 को माइग्रेट किया गया। कैसा रहा वो अनुभव? शुरुआती दिनों में रेडिट जैसे फोरम पर यूजर्स ने नए पोर्टल को लेकर काफी शिकायतें की। उसे इस्तेमाल करने में मुश्किल और अस्त-व्यस्त यानी केओटिक बताया। ओह, तो इतने सारे बड़े और कुछ हद तक चौंकाने वाले बदलावों के बाद ग्राहक कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्या वे सिर्फ शिकायत कर रहे हैं या कोई ठोस कदम भी उठा रहे हैं? यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया बहुत बहुत तीव्र और मिली-जुली रही है। शुरुआत में तो जबरदस्त भ्रम था, अनिश्चितता थी और गुस्सा भी था। गुस्सा तो होगा ही। हाँ, ब्रॉडकॉम के CEO हॉक टैन ने खुद ग्राहकों की प्रतिक्रिया को भावनात्मक कहा। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने मजाक में PTSD शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ग्राहकों के लिए। हाँ, हालांकि इस पर उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन ये दिखाता है कि उन्हें अंदाजा था कि प्रतिक्रिया कितनी तीव्र होगी। भावनात्मक प्रतिक्रिया तो समझ आती है, पर क्या लोग अब सिर्फ ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं या वाकई विकल्प ढूंढ रहे हैं? क्या हो रहा है असल में? नहीं, सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में ग्राहक सक्रिय रूप से VMware के विकल्प तलाश रहे हैं। अच्छा, कोई आंकड़े हैं इसके? हाँ, कुछ सर्वे के आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। जैसे सीवो नाम की कंपनी के सर्वे में 47% ग्राहकों ने कहा कि वे विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट कर रहे हैं। लगभग आधे। और 27% ने कहा कि वे टेस्टिंग भी शुरू कर चुके हैं। फॉरेस्टर जैसी रिसर्च फर्म का अनुमान था कि हर 5 में से 1 ग्राहक VMware छोड़ देगा। हर 5 में से 1? रेडिट पर टेक कम्युनिटी का अंदाजा है कि 30-35% ग्राहक अगले कुछ सालों में VMware से हट सकते हैं, और गार्टनर का अनुमान है कि 2028 तक लगभग 1/3 VMware ग्राहक दूसरे समाधानों पर जा चुके होंगे। 1/3? ये तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। क्या VMware को छोड़ना इतना आसान है?
मेरा मतलब है ये कंपनियों के आईटी सिस्टम में बहुत गहराई तक घुसा हुआ लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही सबसे बड़ी चुनौती है माइग्रेशन की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माइग्रेशन। VMware सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये अक्सर कंपनियों के पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव होता है। सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, सब कुछ इससे जुड़ा हो सकता है। हाँ, बात तो सही है। इसलिए इससे हटना बहुत मुश्किल है, महंगा है और समय लेने वाला काम है। AT&T ने अपने मुकदमे में अनुमान लगाया था कि उन्हें VMware से हटने में $50 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। $50 मिलियन सिर्फ माइग्रेशन के लिए? हाँ, और बाजार में कोई भी ऐसा अकेला विकल्प नहीं है जो VMware की सारी खूबियों की हूबहू नकल कर सके। मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है? बिल्कुल। विश्लेषक यही कहते हैं। कंपनियों को अपने एप्लीकेशन और ऑपरेशनल प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। इसमें कई महीने या साल भी लग सकते हैं। टेक्निकल भाषा में कहें तो VMware वर्कलोड काफी चिपचिपे होते हैं, स्टिकी। उन्हें हिलाना आसान नहीं। स्टिकी वर्कलोड्स। और ये भारी लागत वृद्धि को अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के सामने सही ठहराना भी तो मुश्किल हो रहा होगा। मान लीजिए किसी का बिल $40,000 से $4 लाख हो गया, वो इसे कैसे जस्टिफाई करेगा? हाँ, ये एक बड़ी समस्या है, खासकर तब जब नई बंडलिंग मॉडल की वजह से ग्राहकों को उन फीचर्स के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं जिनका वे इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा, मतलब जरूरत नहीं है फिर भी लेना पड़ रहा है। हाँ, उन्हें VCF का पूरा महंगा बंडल खरीदना पड़ रहा है, भले ही उन्हें सिर्फ vSphere की जरूरत हो। इससे वेंडर लॉक इन का डर और बढ़ गया है, मतलब एक ही वेंडर पर पूरी तरह निर्भर हो जाने का खतरा। तो जो कंपनियां वाकई माइग्रेशन के बारे में सोच रही हैं, उनके लिए रास्ता क्या है? आपने शुरू में ज़मांडा की माइग्रेशन गाइड का जिक्र किया था, क्या वो कुछ मदद कर सकती हैं? हाँ, ज़मांडा जैसी कंपनियां जो डेटा बैकअप और माइग्रेशन में स्पेशलाइज करती हैं, उन्होंने एक फ्रेमवर्क सुझाया है। अगर कोई माइग्रेशन का सोच रहा है तो ये स्टेप्स जरूरी हैं। बताइए। पहला है प्री माइग्रेशन मूल्यांकन, मतलब सबसे पहले अपने मौजूदा VMware सेटअप का बारीकी से ऑडिट करें। क्या क्या देखना होगा इसमें? सब कुछ। आपके कितने vSphere एनवायरनमेंट्स हैं, कितने ESXi होस्ट हैं, कितनी VMs चल रही हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप vCenter कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी खास VMware फीचर्स यूज हो रही हैं जैसे vMotion, DRS, SRM, NSX, vSAN। और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, एप्लीकेशन डिपेंडेंसी, मेमोरी, स्टोरेज, IO, नेटवर्क, लागत का विश्लेषण करें, सिक्योरिटी और कंप्लायंस की ज़रूरतें क्या हैं, RBAC, इंक्रिप्शन, सर्टिफिकेशन वगैरह। और ऑपरेशनल प्रोसेसेस, बैकअप, DR, चेंज मैनेजमेंट। हाँ, उन सबको डॉक्यूमेंट करें, अपनी टीम की स्किल्स देखें, क्या ट्रेनिंग चाहिए, जोखिम क्या है और उन्हें कैसे कम करेंगे, ये सब पहले पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया पहला कदम। इसके बाद दूसरा कदम है विकल्पों का मूल्यांकन। जब आपको अपनी ज़रूरतें पता हो तब बाजार में मौजूद विकल्पों को देखें। क्या क्या देखना चाहिए विकल्पों में? कई चीज़ें। क्या नया प्लेटफॉर्म आपके मौजूदा VM फॉर्मेट जैसे VMDK को सपोर्ट करता है या उन्हें बदलना पड़ेगा? हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी के लिए क्या ऑप्शन है? क्या लाइव माइग्रेशन मुमकिन है? और मैनेजमेंट टूल्स, ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस। हाँ, मैनेजमेंट GUI कैसा है, APIs हैं या नहीं, टेराफॉर्म सपोर्ट है, परफॉर्मेंस में एडवांस्ड फीचर्स जैसे नुमा अवेयरनेस, GPU पास थ्रू, SR-IOV है, सिक्योरिटी और कंप्लायंस कैसा है, और सबसे ज़रूरी लागत और लाइसेंसिंग मॉडल क्या है, ओपन सोर्स है या कमर्शियल। कौन कौन से विकल्प हैं बाजार में? काफ़ी हैं। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V है, प्रॉक्समॉक्स VE है जो KVM पर आधारित है, स्टैंडअलोन KVM है, न्यूटनेक्स HCI, अज्योर स्टैक HCI, स्केल कंप्यूटिंग, या फिर सीधे पब्लिक क्लाउड पर जाना, AWS, अज्योर, GCP या ओपनस्टैक जैसा प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तीसरा कदम क्या है? तीसरा और बहुत जरूरी कदम है हितधारक संरेखण, यानी स्टेक होल्डर अलाइनमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि माइग्रेशन सिर्फ IT डिपार्टमेंट का काम नहीं है। इसमें आपकी टेक्निकल टीमों, SRE, डेवऑप्स, नेटवर्किंग, IT ऑप्स, सिक्योरिटी, बैकअप, DR, आपके बिजनेस लीडरशिप, CIO, CTO, फाइनेंस, एप्लीकेशन ओनर्स, डेवलपर्स, एंड यूजर्स, QA टीम्स और बाहरी पार्टनर्स जैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वेंडर्स या ज़मांडा जैसे बैकअप प्रोवाइडर्स, सबको एक साथ लाना होगा, सबकी सहमति लेनी होगी। हाँ, ये तो जरूरी है। और ज़मांडा प्रो जैसी सर्विसेज यहाँ काम आ सकती हैं क्योंकि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म बैकअप और रीस्टोर की सुविधा देती हैं। मतलब आप VMware पर बैकअप लेकर उसे हाइपर-V जैसे प्लेटफॉर्म पर रिस्टोर कर सकते हैं या जल्दी कर पाएंगे, ऐसी उनकी योजना है।
ये तो काफी विस्तृत योजना लगती है। तो अब अगर हम भविष्य की ओर देखें, इस पूरी उथल-पुथल का नतीजा क्या निकलेगा? VMware और वर्चुअलाइजेशन मार्केट का भविष्य कैसा दिखता है? क्या लगता है आपको? इस पर ना कई अलग अलग राय हैं, काफी बटी हुई राय है। अच्छा। जैसे जरिया है, वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य VSCF को सबसे अच्छा मॉडर्न प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाना है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सरल बना रहे हैं, AML वर्कलोड्स को बेहतर सपोर्ट दे रहे हैं, एनवीडिया के साथ मिलकर प्राइवेट AI फाउंडेशन बना रहे हैं, लागत कंट्रोल करने में मदद करने का दावा कर रहे हैं। VSCF 9.0 में कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी की बात है, सुरक्षा और डेटा संप्रभुता पर जोर दे रहे हैं। और इनोवेशन का क्या? उनका कहना है कि वे इनोवेशन पर 1 बिलियन सालाना निवेश करेंगे। VSCF 9.0 में लाइव रिकवरी, vDefend, सिक्योरिटी, DSM डेटा सर्विस मैनेजर, एवी लोड बैलेंसर जैसी नई क्षमताएं जोड़ी भी गई हैं। उनका फोकस पूरी तरह से बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों पर है। ये तो हुआ ब्रॉडकॉम का वर्जन। और बाजार क्या सोचता है? विश्लेषकों का क्या कहना है? दूसरी तरफ कई विश्लेषक और बाजार के जानकार काफी संदिग्ध हैं। उन्हें डर है कि VMware का हश्र भी सिमेंटिक या CA टेक्नोलॉजीज जैसा हो सकता है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो नए इनोवेशन पे ज्यादा खर्च ना करके अपने मौजूदा बड़े ग्राहकों से ज्यादा पैसा निकालने पर फोकस करे। कैश काउ बना ले। ओह, जैसा हमने पहले बात की, अनुमान है कि 30-35% ग्राहक VMware छोड़ सकते हैं, खासकर छोटे और मध्यम आकार के संगठन। तो इससे विकल्पों को फायदा होगा? बिल्कुल, इससे Hyper-V, Proxmox, KVM, XCP-ng जैसे विकल्पों को बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि VMware नया मेनफ्रेम बन सकता है। नया मेनफ्रेम मतलब बहुत जरूरी लेकिन सिर्फ कुछ खास कामों के लिए इस्तेमाल होने वाला और महंगा। प्रतिस्पर्धा के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में ब्रॉडकॉम की नीतियों को लेकर कानूनी चुनौतियां भी आ सकती हैं, और सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ब्रॉडकॉम अपनी ये 69 बिलियन की लागत वसूल कर पाएगा? और ग्राहक क्या सोच रहे हैं? क्या सब भाग रहे हैं या कुछ इंतजार भी कर रहे हैं? हाँ, ग्राहकों का रुख भी मिला जुला है। कई ग्राहक रुको और देखो का रवैया अपना रहे हैं, वेट एंड सी। मतलब वो देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट देता है। हाँ बिल्कुल, वे देख रहे हैं कि ब्रॉडकॉम अपनी बातों पर कितना खरा उतरता है, VSF 9.0 कैसा परफॉर्म करता है, कीमतें कहाँ जाकर स्थिर होती हैं। कुछ ग्राहक तो बड़ा दिलचस्प काम कर रहे हैं। क्या? वे VSF का महंगा बंडल खरीद तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अपने मौजूदा vSphere जैसे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए लाइसेंस की मिलती रहे। अच्छा, मतलब VCF की बाकी चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहा। शायद नहीं। ये दिखाता है कि वे अभी भी कितना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, VMUG जैसे यूजर ग्रुप्स ब्रॉडकॉम के साथ हो रही बातचीत को कुछ हद तक सकारात्मक भी बता रहे हैं। तो शायद डायलॉग जारी है, कुछ रास्ता निकालने की कोशिश हो रही हो। एक और पहलू है जिसका जिक्र जरूरी है, हार्डवेयर पर असर। हार्डवेयर पर? वो कैसे? देखिए, ब्रॉडकॉम सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है। वे चिप्स बनाते हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स बनाते हैं, NICs वगैरह, स्टोरेज कंट्रोलर बनाते हैं। हाँ, ये तो है। अब उनके पास वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर VMware भी है, यानी वे पूरे IT स्टैक में मौजूद हैं, नीचे हार्डवेयर से लेकर ऊपर सॉफ्टवेयर तक। तो इससे चिंता क्या है? इससे ये चिंता बढ़ गई है कि क्या VMware की हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट HCL, जो ये बताती है कि कौन सा हार्डवेयर VMware के साथ सर्टिफाइड है, क्या वो भविष्य में ब्रॉडकॉम के अपने हार्डवेयर को प्राथमिकता देगी? ओह, मतलब दूसरी हार्डवेयर कंपनियों के लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, और ग्राहकों के लिए भी उनके विकल्प सीमित हो सकते हैं। रेडिट पर इस बारे में काफी चर्चा है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ ब्रॉडकॉम की बहुत ही केंद्रित, हाई मार्जिन वाली, बड़े ग्राहकों पर फोकस करने वाली रणनीति है, और दूसरी तरफ इस रणनीति के कारण बाकी ग्राहकों के लिए भारी उथल-पुथल, बढ़ती लागत और अनिश्चितता है। ये टकराव कई कंपनियों को मजबूर कर रहा है कि वे अपने सालों पुराने गहरे जमे हुए IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा विचार करें। बिल्कुल, ये वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड की दुनिया में एक निर्णायक मोड़ है, जिसके असर आने वाले कई सालों तक दिखते रहेंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये बिजनेस मॉडल, ग्राहक संबंध और पूरे इकोसिस्टम का बदलाव है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकें। ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये सिर्फ एक हाइपरवाइजर बदलने से कहीं आगे की बात है। क्या ये घटना व्यापक IT ट्रेंड्स को और तेज कर सकती है? जैसे क्या अब कंपनियां कंटेनराइजेशन, डॉकर, कुबरनेटिस को और तेजी से अपनाएंगी? अच्छा सवाल है।
क्या हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी? या फिर क्या कुछ खास तरह के कामों के लिए कंपनियां वापस बेयर मेटल सर्वर की तरफ लौटेंगी? मतलब बिना हाइपरवाइजर के सीधे हार्डवेयर पर। ये भी मुमकिन है। और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या ये अराजकता, ये क्योस, जैसा कि हमारे एक स्रोत ने कहा, असल में नए इनोवेशंस और विकल्पों को जन्म दे सकती है? क्या इस उथल-पुथल से कुछ अच्छा भी निकल सकता है? आपदा में अवसर। हाँ, कुछ वैसा ही। आने वाले सालों में हमारा डेटा सेंटर कैसा दिखेगा? सोचने